हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th की केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 11th की केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे सबसे पहले, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन, अर्थात केमिस्ट्री का फर्स्ट भाग पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन को इसके बाद में हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ाएंगे। तो क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर आपका पहला है ये। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और रसायन विज्ञान आखिर में है क्या। उसके बाद में इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर की जो शुरुआत होगी वो पदार्थ यानी कि द्रव्य अर्थात मैटर से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान क्या होती है ना। व्हाट इज केमिस्ट्री। तो देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण एवं होने वाले परिवर्तनों और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान जो शब्द है वो कीमिया वर्ड से बना है, यानी रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, कीमिया शब्द से हुई है। और कीमिया शब्द कहाँ का है, कीमिया शब्द है बच्चों मिस्र देश का। कहाँ का है, मिस्र देश का। मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला है और वहां से ही शब्द की उत्पत्ति हुई कीमिया, और कीमिया शब्द से क्या बना है, केमिस्ट्री। मिस्र देश का जो प्राचीन नाम था वो था बच्चों कीमिया। क्या था, कीमिया। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रसायन विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान क्या होती है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण एवं होने वाले परिवर्तनों और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। तो अब समझते हैं, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की संरचना मतलब स्ट्रक्चर्स,
और संगठन मतलब कंपोजिशंस, किसी पदार्थ के कंपोजिशंस, कौन कौन से घटक है उसके, गुण, प्रॉपर्टीज। इस गुण में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों आ जाएंगे। एवं होने वाले परिवर्तनों, तो होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तनों और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण एवं होने वाले परिवर्तनों और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं परिवर्तन। तो जब हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें क्या आना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन आना चाहिए बच्चों। क्या आना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो आप लोगों ने देखो क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक अवकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अर्थात ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अवकारक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद। तो उम्मीद है कि दोनों चीजों के बारे में आपको समझ में आया होगा, अवकारक और उत्पाद के बारे में। तो अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। यानी जब कोई अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में बदल जाता है और पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाता, तो इस प्रकार जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं बच्चों रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ठीक है। और लकड़ी का जलकर राख बनना, कागज का जलकर राख बनना, और जलती हुई आग में घी डालना, ये सभी बच्चों क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, सभी रासायनिक परिवर्तन है। तो अब बात करते हैं कि रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है। मॉडर्न केमिस्ट्री के, आधुनिक रसायन के जनक कौन है। यहां पे लिखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री। तो यानी रसायन, आधुनिक रसायन के जनक, आधुनिक रसायन के जनक ये है बच्चों एंटोनी लेवोसिए। कौन है, एंटोनी लेवोसिए। तो आइए इसका, इनका नाम लिखते हैं, एंटोनी लेवोसिए। अब बात ये आती है कि इनको आधुनिक रसायन का जनक क्यों कहा जाता है। कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा जो इनके लिए जनक की उपाधि मिली। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत अलग हटके काम किया था। और अलग हटके काम क्या किया था कि देखिए, जैसे रसायन विज्ञान में जो एलिमेंट्स हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि रसायन विज्ञान में एलिमेंट्स होंगे ही नहीं तो फिर रसायन विज्ञान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था कि सबसे अलग हटके काम किया था। और वो क्या था कि जो रसायन विज्ञान के इनके समय में जितने भी तत्व ज्ञात थे उनका अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक बुक्स लिखी थी जिसका नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम था बच्चों, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इनका ये वाला कि इन्होंने एक बुक्स लिखी। और दूसरी बात, हाइड्रोजन की खोज हो गई थी, हाइड्रोजन की खोज हो चुकी थी, परंतु हाइड्रोजन का नामकरण नहीं हुआ था। हाइड्रोजन का नामकरण किन्होंने किया था, एंटोनी लेवोसिए ने। किसने किया था, एंटोनी लेवोसिए ने। तो दो ये महत्वपूर्ण कारण थे जिनके कारण इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री की उपाधि मिली, एंटोनी लेवोसिए को। बाकी कारण तो और भी थे लेकिन ये दो महत्वपूर्ण कारण थे जिनके लिए इन्होंने फादर ऑफ केमिस्ट्री की उपाधि मिली। अब उसके बाद बात करते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत करने वाले थे बर्जीलियस। कौन थे बच्चों, बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करी थी, इसलिए उनको क्या माना जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के दादा, मतलब पितामह। क्या कहा जाता है उन्हें, पितामह। तो उनके बारे में भी लिख लेते हैं।
ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। ये थे बच्चों बर्जीलियस। कौन थे? बर्जीलियस। ये ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, और ये एंटोनी लेवोसियर फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई बच्चों, वो किससे हुई थी? कीमिया वर्ड से। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको भी लिखते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? कीमिया शब्द से हुई थी बच्चों, कीमिया शब्द से, कीमिया शब्द से। और कीमिया शब्द क्या है बच्चों? ये मिस्र देश का प्राचीन नाम है। कीमिया क्या है? मिस्र देश का प्राचीन नाम, यानी मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया था। क्या था बच्चों? कीमिया था। तो मिस्र देश का प्राचीन नाम क्या था? कीमिया था। और कीमिया से क्या बना है बच्चों? केमिस्ट्री बना है। तो इसको आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले मैटर अर्थात जो हमने यहाँ पे जिक्र किया था किसी पदार्थ, तो पदार्थ होता क्या है ना, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको अपनी कॉपी पर नोट करिए। हाँ, तो बच्चों आपने नोट कर ही लिया होगा इसे। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं द्रव्य अर्थात पदार्थ या मैटर क्या होता है। तो बच्चों अब बात करेंगे हम कि पदार्थ क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके द्वारा हम सभी चीजों को समझेंगे। देखिए बच्चों, ये होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स यूनिवर्स मीन्स होता है बच्चों ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के दो भाग किए गए हैं। कितने? दो भाग किए गए हैं बच्चों। सबसे पहला जो है वो है मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है बच्चों? द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ। और दूसरा है बच्चों एनर्जी। क्या है? एनर्जी अर्थात ऊर्जा। एनर्जी मीन्स क्या होती है? ऊर्जा होती है बच्चों। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये मैटर क्या होता है, यानी ब्रह्मांड के कितने भाग किए गए? दो।
एक तो मैटर और दूसरा एनर्जी। अच्छा, अब एनर्जी और मैटर, अब इसका मतलब मैटर की परिभाषा क्या निकलेगी? मैटर है क्या आखिर में? पदार्थ है क्या? यानी एवरीथिंग इज मैटर इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट एनर्जी। इस संसार में प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ है। किसको छोड़ करके? ऊर्जा को छोड़ करके। ऊर्जा को छोड़ करके सारा कुछ क्या है बच्चों? पदार्थ है। तो अब हम पदार्थ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। फिर इन पूरा क्लासिफिकेशन इस डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे। उसके बाद एक एक हेडिंग को हम अलग से पढ़ेंगे सभी को। तो देखिए, पदार्थ को बच्चों बांटा गया है दो आधारों पे, और वो है आपका, एक तो है बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, ये भौतिक वर्गीकरण है बच्चों। और ये है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को बच्चों तीन भागों में बांटा गया है। कितने में? तीन। यानी ये है आपका भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो सॉलिड्स, मतलब कि ठोस। दूसरा लिक्विड्स, मतलब हो गया द्रव। और अगला है गैसेस, मतलब हो गया गैस। यानी भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो तुम्हें पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। परंतु पदार्थ की इन तीन अवस्थाओं के अतिरिक्त तीन अवस्थाएं और खोजी जा चुकी हैं बच्चों। इन तीनों के अतिरिक्त तीन अवस्थाएं और खोजी जा चुकी हैं, परंतु तुम्हें इन सभी के बारे में ही पढ़ना, उनके बारे में अभी स्टडी नहीं करना है। लेकिन मैं उनको लिखे दे रहा हूं बच्चों, यानी नोट में हम यहां से लिख देंगे बच्चों कि पदार्थ की इन अवस्थाओं के अतिरिक्त तीन अवस्थाएं और होती हैं अब वो तीन अवस्थाएं और कौन सी हैं बच्चों? नंबर एक प्लाज्मा, और नंबर दो बॉस। तो दूसरी अवस्था कौन सी है बच्चों? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। और तीसरी है फर्मी ओनिक कंडेंसेट। देखिए बच्चों,
पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस में। लेकिन पदार्थ की इन अवस्थाओं के अतिरिक्त 3 अवस्थाएं और होती हैं, वो कौन कौन सी? प्लाज्मा। अच्छा, इनके बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, इनको हमें लिखाना नहीं है। प्लाज्मा क्या होती है बच्चों? ये प्लाज्मा जो अवस्था होती है किसी पदार्थ की, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर जो पदार्थ के परमाणु जो होते हैं बच्चों, प्लाज्मा में पदार्थ के परमाणु होते हैं वो आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? आयनित हो जाते हैं। और जब वो आयनित हो जाते हैं तब पदार्थ की चौथी अवस्था बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं। ये सूर्य और तारों में पाई जाती है बच्चों, क्योंकि वहां सूर्य का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए पदार्थ के परमाणु आयनित हो ही जाएंगे। तो कहाँ पाई जाती है? सूर्य और तारों में। अच्छा, बात करें बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की, तो ये बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है कि जब किसी पदार्थ के परमाणु को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाए तो ठंडा करने पर ये वाली अवस्था प्राप्त होती है। तो इनके बारे में कोई हमें विशेष जानकारी नहीं रखनी, लेकिन मैंने आपको नाम बता दिया है, इनके बारे में हम सीखना है, तीनों अवस्थाओं के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि जो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण क्या है बच्चों। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर बच्चों पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्योर सब्सटेंसेज, अर्थात शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा है बच्चों मिक्सचर्स, अर्थात मिश्रण। क्या बच्चों? मिश्रण। अब जो शुद्ध पदार्थ है बच्चों, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो एलिमेंट है बच्चों, ELEMENTS। एलिमेंट्स मीन्स क्या होते हैं बच्चों? तत्व। और एक है बच्चों कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मीन्स होता है बच्चों यौगिक। अब बात करते हैं जो तत्व है, तत्वों को भी बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो है, पहला है बच्चों मेटल्स, मतलब धातु। क्या है बच्चों? धातु। और दूसरा है नॉन मेटल्स, मतलब अधातु। और तीसरा है मेटालॉइड्स, मतलब हो गया बच्चों उपधातु। उपधातु। तो तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु। अब बात करते हैं बच्चों कंपाउंड्स को, तो कंपाउंड्स को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया कंपाउंड्स को। पहला है बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। और दूसरा है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब क्या हुआ? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों इस मिश्रण की। तो मिश्रण को भी बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। एक तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसकी बात करें
तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर। इसका हिंदी हो गया बच्चों समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। और दूसरा है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? विषमांगी मिश्रण। तो ये है बच्चों रासायनिक वर्गीकरण और भौतिक वर्गीकरण किसका? पदार्थ का। सबसे पहले एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं। ये ब्रह्मांड है बच्चों, यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स को दो भागों में बांटा गया है, एक तो पदार्थ मैटर और दूसरा एनर्जी। अब बात करते हैं कि मैटर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया, यानी भौतिक वर्गीकरण के आधार पर अलग और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर अलग। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ में इन अवस्थाओं के अतिरिक्त तीन अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मिओनिक कंडेंसेट। अब बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। अच्छा, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक तो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की स्पेलिंग है ELEMENTS बच्चों। तो एलिमेंट्स तत्व, और दूसरा कंपाउंड्स यौगिक। तो ये जो तत्व होते हैं ये बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, धातु, अधातु, उपधातु। और कंपाउंड बच्चों दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक यौगिक मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, होमोजीनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण। तो प्यारे बच्चों इस ग्राफ को आप अपनी नोटबुक पर बनाएंगे अच्छे से, और इसके बाद हम सबसे पहले पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? भौतिक वर्गीकरण। उसके बाद हम रासायनिक वर्गीकरण, यानी ये सारी हेडिंग्स को हम वन बाय वन करके एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में इस ग्राफ को बनाइए। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के बारे में, सबसे पहले द्रव्य के बारे में, यानी हेडिंग लगाएंगे हम द्रव्य या पदार्थ। इसको बोलते हैं बच्चों मैटर। ये होता क्या है? मैटर होता क्या है? द्रव्य दुनिया की कोई भी वस्तु, यानी वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, क्या कहलाती है बच्चों? पदार्थ कहलाती है। हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं बच्चों पांच। कितनी होती हैं? पांच होती हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सभी, इनके द्वारा हमें किसी वस्तु के होने का एहसास होता है। तो एक बार दोबारा से परिभाषा को सुनेंगे, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है,
जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। क्या कहलाती है बच्चों? द्रव्य कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। और हमने आपको एक परिभाषा और बताई थी जब क्लासिफिकेशन बता रहे थे कि ऊर्जा को छोड़ करके इस संसार में सब कुछ क्या है? पदार्थ है बच्चों। यानी एवरीथिंग इज मैटर इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट एनर्जी। ऊर्जा को छोड़ करके सब कुछ क्या है? पदार्थ है। हमें जो भी दिख रहा है, ये मेरे हाथ में चौक है, क्या है? पदार्थ है। पंखा है, पदार्थ है। मोबाइल है, पदार्थ है। ये बोर्ड क्या है? पदार्थ है। जल क्या है? पदार्थ है। सोना पदार्थ, चांदी पदार्थ, वायु पदार्थ, जल पदार्थ, जो भी कुछ दिख रहा है तुम्हें वो सब कुछ क्या है बच्चों? पदार्थ है। किसको छोड़ करके? ऊर्जा को छोड़ करके, बस। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। यानी वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं पदार्थ कहलाती है। बच्चों, जैसे लोहा, पत्थर, धातुएं। और धातुएं बच्चों किसको छोड़ करके? ये धातुएं, चलो धातुएं मेटल्स है। और लकड़ी है, वायु, पीटीसी, ये सभी क्या है बच्चों? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। कॉपी, पेन, चौक, सब कुछ क्या है बच्चों? पदार्थ है। तो अब हमें पढ़ना है पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। तो हेडिंग लगाएंगे पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या सब्सटेंस बोलते हैं इसको। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की निम्न अवस्थाएं हैं। तो हमने आपको बताया ठोस, द्रव और गैस, और इनके अतिरिक्त 3 अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट। तो यहां पढ़ने वाले हैं हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में।
तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बच्चों, नंबर 1 ठोस अवस्था। ठोस अवस्था इसको बोलते हैं बच्चों सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अब ये ठोस अवस्था होती क्या है बच्चों? यानी किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। इसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं अर्थात अवयवी कण होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है बच्चों। क्या काम करता है? प्रबल आकर्षण बल। तो इसलिए जो उसकी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ही सघनता से यानी क्लोजली पैक्ड हो जाती हैं बच्चों, और उनके बीच में रिक्त स्थान क्या होता है? ना के समान बचता है। इसलिए ठोस की जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु जो हैं, वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती। और जब ये आपस में इतना क्लोजली पैक्ड हो जाती हैं कि इनके बीच में रिक्त स्थान ना के समान बचता है अर्थात होता ही नहीं है, तो इनको हम क्या नहीं कर सकते? संपीड्य नहीं कर सकते, अर्थात ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं ये? नॉन कंप्रेसिबल का मतलब होता है बच्चों असंपीड्य। मतलब हम इनको दबा नहीं सकते। मेरे हाथ में ये ठोस है, चौक है, तो हम इनको क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते बच्चों, दबा नहीं सकते हम इसको। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद जब इसकी अणुएं आपस में इतना क्लोजली पैक्ड हो जाती हैं, इतनी पास आ जाती हैं प्रबल आकर्षण बल के कारण, तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो भी बच्चों क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। इनका घनत्व भी क्या हो जाता है बच्चों? उच्च हो जाता है। इनका घनत्व भी क्या होता है? उच्च हो जाता है। और अगली बात, ये बच्चों कठोर हो जाते हैं, रिजिड। मीन्स क्या होता है? कठोर। ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। इसलिए हम इनको छू भी सकते हैं और इनको हम पकड़ भी सकते हैं बच्चों। ठीक है ना? और अगला पॉइंट कि इनमें ठोसों में क्या नहीं होता है बच्चों? विसरण नहीं होता, डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब विसरण क्या होता है ना? विसरण होता है बच्चों किसी पदार्थ के फैलने का जो गुण होता है, प्रॉपर्टी जो होता है, उसे हम विसरण कहते हैं। जैसे कि अगर इस रूम में कोई अगरबत्ती लगा दे, किसी रूम में कोई अगरबत्ती लगा दे, तो अगरबत्ती की जो खुशबू है वो पूरे रूम में हो जाती है या दूर तक चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उसमें से बच्चों क्या निकलती है? गैस। और गैस के अणु जो होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए वो दूर तक चले जाते हैं। जब दूर तक चले जाते हैं तो उसकी खुशबू भी दूर तक जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैसों में विसरण सबसे ज्यादा होता है। गैसों में विसरण क्या होता है बच्चों? सबसे ज्यादा होता है। भाई कोई परफ्यूम लगा ले, और परफ्यूम लगा के जब निकलता है तो उसके पास से खुशबू निकलती है। क्यों? क्योंकि उससे भी गैस के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो वो स्वतंत्र है गति करने के लिए। तो वो होता है बच्चों विसरण। तो इसमें ठोसों में क्या होता है? विसरण नहीं होता है। ठोसों में विसरण नहीं होता है ना? तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। पहले तो इसको समझ लें, जो इनकी व्यवस्था होती है ठोसों की, वो एक प्रकार से ऐसे होती है जैसे ये कोई टुकड़ा है किसी ठोस का बच्चों। ये क्या है? कोई टुकड़ा है ठोस का। तो यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, वो एक दूसरे से इतना क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, है ना, बहुत ही सघनता से चिपक जाएंगे आपस में। बहुत ही सघनता से चिपक जाते हैं बच्चों। ठीक है ना? क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। और इनकी स्थिति कैसी होती है बच्चों? मतलब इनको हम कंप्रेस करेंगे तो ये मूवमेंट नहीं कर सकते, ये अपने ही स्थान पर क्या कर सकते हैं बच्चों? कंपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये कंपन कर सकते हैं। अपने ही स्थान पर क्या कर सकते हैं बच्चों? कंपन कर सकते हैं। इनके बीच में क्या काम होता है? प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स होता है। प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। यानी सेम इनको हम अगर दबाएं तो ये
मूवमेंट नहीं कर सकते, अपनी जगह पर क्या कर सकते हैं बच्चों, कंपन कर सकते हैं। इनकी व्यवस्था कैसी होती है पता है, जैसे आपने कभी सफर किया हो होली दिवाली पर, जो बसों में खचाखच वाली जो भीड़ जाती है बच्चों, है ना, अगर उसमें आप चढ़े उस बस में और आपको बस में जगह नहीं मिली और आपको एक पैर पे ही खड़ा होना पड़ा और आप लास्ट में खड़े हुए हैं, तब आपसे कहा जाए कि आप ड्राइवर वाली सीट पे जाइए, तो क्या आप जा सकते हैं? क्योंकि वहां निकलने के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं है, बस अपनी जगह पर खड़े होकर ही डिस्को डांस कर सकते हो तुम, लेकिन वहां से ड्राइवर के पास नहीं जा सकते। समझ में आया बच्चों? ऐसी ही सेम दशा ठोस के मॉलिक्यूल्स की होती है ना, ये भी मूवमेंट नहीं कर सकते, क्या अपने स्थान पर सिर्फ और सिर्फ कंपन कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। तो यहां पे लिखेंगे किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। इसमें उसके अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। यानी इसमें उसके अवयवी कणों के मध्य क्या कार्य करता है? प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। तो दो चार पॉइंट और लिख लेते हैं बच्चों, है ना, इनकी विशेषताएं करके हम लिख लेते हैं। विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं ठोसों में बच्चों? नंबर एक, ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ये कठोर होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं ये? कठोर होते हैं। नंबर सेकंड, इनका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। जब इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं तो इनका घनत्व तो उच्च होगा ही। तो इनका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। इनका घनत्व उच्च होता है और इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं बच्चों? उच्च होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होते हैं। तो और इनमें क्या नहीं होता है? विसरण नहीं होता है बच्चों। क्या नहीं होता है इनमें? विसरण नहीं होता है। इनमें विसरण नहीं होता है। तो इसको आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ की जो दूसरी अवस्था है, द्रव और गैस, तीसरी अवस्था के बारे में।
तो बच्चों आपने नोट कर ही लिया होगा इसे। अब इसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ की द्रव अवस्था क्या होती है, पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में। वैसे यहाँ पे एक पॉइंट आप और भी लिख सकते हो कि ये असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं ये? असंपीड्य, मतलब नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है ना। अब बात करते हैं द्रव अवस्था। नंबर सेकंड पर है बच्चों द्रव अवस्था। इसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ये क्या होती है बच्चों? किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या कहलाती है? पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाती है। इसका जो आकार होता है बच्चों वो बर्तन के आकार पर निर्भर करता है। मान लिया हमारे पास 1 लीटर जल है और उस जल को हमने लीटर वाले पात्र में भर लिया तो वो उसका रूप ले लेगा। अगर उस जल को हमने पॉलिथीन में डाल दिया तो वो उसका आकार ले लेगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि हम उसको जिस पात्र में भरेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। तो इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है बच्चों? अनिश्चित होता है। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके अवयवी जो कण होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो ठोसों की तुलना में कम लगता है। ठोसों की तुलना में क्या होता है? कम लगता है। जब ठोसों की तुलना में कम लगेगा तो इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो इनका मतलब इनका डेंसिटी भी उनकी तुलना में कम हो जाता है बच्चों। घनत्व भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम देखो जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं द्रव के, तो ऐसे करके ये दूर दूर हो सकते हैं बच्चों। क्या हो सकते हैं? ये दूर दूर हो सकते हैं द्रव अवस्था में, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या है? कम। यानी आकर्षण बल कितना है? दुर्बल कह सकते हैं एक तरह से, दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल। ठीक है बच्चों। ये अगर द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं तो थोड़ी सी इनमें डिस्टेंस बनी हुई होती है। और क्यों बनी हुई होती है? क्योंकि इनके बीच में जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा कमजोर होता है। इसलिए इनकी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाती हैं? थोड़ी दूर दूर हो जाती हैं ठोसों की तुलना में। तो यहां लिख सकते हैं हम कि किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाती है, और चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि इसमें उसके अवयवी कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं इसके।
एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों? जल है, दूध है, और पारा है, मरकरी Hg है ना, और आपका एल्कोहल और आपका तेल भी है ना। ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है द्रव अवस्था के। तो इसके बाद अब बात करने वाले हैं हम गैस अवस्था में। क्या है बच्चों? गैस अवस्था नंबर 3 पर। गैस अवस्था, इसको बोलते हैं हम गैस स्टेट। क्या बोलते हैं? गैस स्टेट। तो गैस अवस्था में क्या होता है बच्चों कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता, और इसीलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गति करने के लिए बच्चों क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं और सबसे फास्ट गति करते हैं ये। इसीलिए गैसों में क्या होता है? विसरण बहुत ज्यादा होता है और इनके बीच में कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है बच्चों। इसलिए ना तो इनका आयतन निश्चित होता है और ना ही इनका आकार निश्चित होता है। अर्थात किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, पदार्थ की क्या कहलाती है बच्चों? वो गैस अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे जैसे कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ है तो एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, ऐसे करके ये दूर दूर होंगे, बहुत ज्यादा क्या होंगे बच्चों? दूर दूर होंगे, और इनके बीच में कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार, जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? अनिश्चित। दोनों ही अनिश्चित, जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, पदार्थ की गैस अवस्था कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, वायु तो बच्चों अनेक गैसों का मिश्रण होती है। वायु क्या होती है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है। तो ये सभी क्या है बच्चों? गैसों के एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, वायु। इसमें क्या होता है कि अभी अभी कणों के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए वो गति करने के लिए क्या होते हैं बच्चों? स्वतंत्र होते हैं, और इनका ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। जैसे कि हमारे पास एक गैस का सिलेंडर है, 14 लीटर वाला गैस का सिलेंडर है, और उसमें यदि हमने 1 लीटर गैस भर दी, कितनी भर दी बच्चों? 1 लीटर, तो वो उस 14 लीटर का आकार मतलब ले लेते हैं, एक तरह से पूरे पात्र में घूमते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, है ना। जब पूरे पात्र में घूम रहे हैं तो इनका क्या हुआ? ना तो आयतन निश्चित है और ना ही क्या है? आकार निश्चित है। और उनको हम संपीड़ित भी कर सकते हैं। गैस को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? संपीड़ित कर सकते हैं, जबकि ठोस को हम संपीड़ित नहीं कर सकते थे, वो असंपीडित होते हैं। लेकिन गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं बच्चों। गैस को हम किसी सिलेंडर में भर के उस पर पिस्टन लगा के उसको दबा सकते हैं हम, ठीक है ना बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे बच्चों, और अगली क्लास में हम आपको पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ाएंगे। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है
तो हमारी क्लास को आप लाइक करेंगे, हमारे YouTube चैनल SCN एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करेंगे यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारी क्लास को शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी बच्चे हमारी क्लास का आनंद ले सकें बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।